हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फ्यूजर्स वर्ल्ड। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है सैलेंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। Constitution: the basic principles and laws of a nation, state, or a social group that determine the powers and duties of the government and guarantee certain rights to the people. कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स सेट ऑफ रूल्स। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं कि हमारे संविधान के अंदर किस तरह से काम होगा, कौन सी पावर किसके पास होगी, कौन डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है और इंडिविजुअल और स्टेट का रिलेशन क्या है, क्या फंक्शन है, ये सब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। कॉन्स्टिट्यूशन में इन सब से रिलेटेड लॉज बनाए गए हैं। इन सिंपल वर्ड्स कॉन्स्टिट्यूशन को बुक ऑफ लॉ भी कहा जाता है, जिसमें हर चीज़ से रिलेटेड कानून होते हैं। लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन जो होते हैं दो तरह के होते हैं, रिटन और अनरिटन। अनरिटन का मतलब ये नहीं कि लिखा ही नहीं हुआ, इसका मतलब है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है और उसको चेंज करना बहुत ज़्यादा ईजी है। नाउ जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इज़ द लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। इसमें हर चीज़ के बारे में इतनी डिटेल में बताया गया है ताकि जो बाद में है किसी चीज़ को लेके कोई कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो सके। प्रेजेंटली जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 465 आर्टिकल्स, 25 पार्ट्स एंड 12 स्केड्यूल्स हैं। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था 1949 में, तब इसमें सिर्फ 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स एंड 8 स्केड्यूल्स थे। इसके बाद से बहुत सारी अमेंडमेंट्स हुई, जिसमें कुछ आर्टिकल्स डिलीट किए गए, कुछ आर्टिकल्स ऐड किए गए। किसी भी और देश के कॉन्स्टिट्यूशन में इतने ज़्यादा आर्टिकल्स, स्केड्यूल्स नहीं हैं जितने हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हैं, इसलिए इसे लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का मेन सोर्स है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ऑलमोस्ट 55% पार्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है, और जो बाकी का है हमने हर देश से कुछ ना कुछ लिया है, जैसे कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है वो हमने अमेरिका से लिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन से, कैपिटल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, और भी बहुत सारे देश है जैसे ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, कनाडा, फ्रांस, साउथ अफ्रीका, जापान एंड सो ऑन। ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। रिजिडिटी, जो अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन है इज़ अ रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। रिजिड इसलिए है बिकॉज उसको अमेंड करना इज़ अ टफेस्ट थिंग। ऑन दी अदर हैंड जो यूके का कॉन्स्टिट्यूशन है, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, वो एक फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि जैसे नॉर्मल लॉज बनाते हैं वैसे ही वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं। बट जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो फ्लेक्सिबिलिटी और रिजिडिटी दोनों का मिक्सचर है। रिजिड इसलिए है क्योंकि इसको अमेंड करना इतना ईजी नहीं है, इसके लिए पार्लियामेंट के दोनों सदनों से 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती है। साथ ही में ये फ्लेक्सिबल भी है क्योंकि आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग हम इसको चेंज कर सकते हैं और लागू कर सकते हैं। फेडरल सिस्टम विद यूनिटी बायस मीन्स जो पावर्स है वो डिस्ट्रीब्यूट तो की गई हैं, बट जो सारी की सारी पावर्स है वो एक ही जगह पे सेंटर के पास देखने को मिलती है। अब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कुछ फेडरल फीचर्स भी हैं, यूनिटरी फीचर्स भी हैं। फेडरल फीचर्स जैसे ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, डिवीजन ऑफ पावर्स, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेट्रा। Unitary or non-federal features of government like single constitution, strong center, single citizenship, emergency provisions and so on. जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ये ना तो पूरी तरह से संघात्मक है और ना ही एकात्मक है। इनफैक्ट इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी फेडरेशन वर्ड यूज़ नहीं हुआ। आर्टिकल 1 में क्लियरली मेंशन किया गया है कि इंडिया इज़ द यूनियन ऑफ स्टेट्स एंड नॉट अ फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, संसदीय सरकार मीन्स जो हमारी अल्टीमेट पावर है वो प्राइम मिनिस्टर प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं एंड दे आर कोलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। सारे डिसीजन जो लेने होंगे वो प्राइम मिनिस्टर प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लेगा, और जो हमारा हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट है वो प्राइम मिनिस्टर है, और जो हेड ऑफ़ द स्टेट होता है प्रेसिडेंट, वो एक नॉमिनल हेड है। रियल हेड कौन है? प्राइम मिनिस्टर। मेजॉरिटी पार्टी रूल मीन्स गवर्नमेंट बनाने के लिए लोकसभा में 273 प्लस चाहिए होगा, तभी हमारी गवर्नमेंट बन सकती है। अगेन वही बात आ गई, प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। आर्टिकल 75, मेंबरशिप ऑफ द मिनिस्टर्स इन द लेजिस्लेचर, जिसको हम ड्यूअल मेंबरशिप बोलते हैं। लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एज अ चीफ मिनिस्टर। डिसोल्यूशन ऑफ द लोअर हाउस मीन्स
राज्यसभा विल बिकम द परमानेंट हाउस ऑफ पार्लियामेंट बट लोकसभा विल डिसॉल्व। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर एक बार मेजॉरिटी गवर्नमेंट बन जाती है तो वो सारी उम्र ख़त्म ही नहीं होगी। पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी विद जुडिशियल सुप्रीमेसी। जो हमारा पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी का प्रिंसिपल है वो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। इसके अकॉर्डिंग जो हमारी हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है सुप्रीम कोर्ट, वो अपनी जुडिशियल पावर से पार्लियामेंट द्वारा बनाई किसी भी लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोलकर रद्द कर सकती है। ऑन द अदर हैंड जो हमारा प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल सुप्रीमेसी है वो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। इसके अकॉर्डिंग पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के मेजर पोर्शन को अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर से अमेंड कर सकता है। इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी को इंडिपेंडेंट बनाना इसलिए ज़रूरी है ताकि सबको इक्वली जस्टिस मिल सके। जुडिशरी को इंडिपेंडेंट रखने के लिए बहुत से रूल्स और लॉज बनाए गए हैं, जैसे अपॉइंटमेंट ऑफ लॉयर्स थ्रू कोलिजियम सिस्टम। कोलिजियम सिस्टम क्या होता है कि इसमें जो लॉयर्स अपॉइंट किए जाते हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, और जो जजेस का ट्रांसफ़र होता है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, वो डिसाइड करते हैं CJI ऑफ इंडिया and 4 senior judges of Supreme Court. Removal of judges through impeachment procedure. What is impeachment procedure? In impeachment procedure, a legislative body levels charges against a government official, जो कि बहुत टफ होता है पार्लियामेंट से पास होना। रिटायरमेंट के बाद प्रैक्टिस पे बैन लगाया जाता है और उनको अच्छी सैलरीज और पेंशन्स प्रोवाइड की जाती है ताकि उनको रिटायरमेंट के बाद कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हमें 6 फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। इनको मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ये आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 1332 तक हैं। पहले हमारे पास 7 फंडामेंटल राइट्स थे, लेकिन 1978 में 44th अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से निकाल के लीगल राइट बना दिया गया। राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार, आर्टिकल 14 to 18। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन, आर्टिकल 19 to 22। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 23-24। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, हमें फ्रीडम है, हम किसी भी रिलीजन में जा सकते हैं, किसी भी रिलीजन को अपना सकते हैं, आर्टिकल 25 to 28। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, आर्टिकल 29 to 30। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, मतलब अगर हमारे कोई भी किसी भी राइट का वोलेशन होता है तो हम सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं, आर्टिकल 32। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, आर्टिकल 36 to 51। और हमने आइलैंड से बोरो करे हैं। इनका मेन मोटिव सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी प्रोवाइड करना और लोगों का वेलफेयर करना होता है। फंडामेंटल ड्यूटीज़, कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4A प्लस आर्टिकल 51A के अकॉर्डिंग हमें 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ दी गई हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करना। फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमने USSR से बोरो करी हैं। राइट्स एंड ड्यूटीज़ आर कोरिलेटेड, एक की एब्सेंस में दूसरे की भी कोई वैल्यू नहीं रहती। राइट्स जो होते हैं एनफोर्सेबल बाय लॉ होते हैं, बट ड्यूटीज़ आर नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। राइट्स के वोलेशन के लिए हम लोगों के पास जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के से हेल्प ले सकते हैं, बट जो ड्यूटीज़ हैं उनके केस में ऐसा नहीं होता। ड्यूटीज़ के लिए लॉ हमें फोर्स नहीं कर सकता, ये हम पे खुद पे डिपेंड करता है कि हम अपनी ड्यूटीज़ पूरी करें या ना करें। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, मतलब कोई भी पर्सन जो 18 एज का है या 18+ है वो वोट कर सकता है। वोटिंग जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है और ये हमें आर्टिकल 326 के अकॉर्डिंग दिया गया है। पहले जो वोट की एज थी वो 21 थी, फिर 68th अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग वोटिंग की एज 21 से 18 हो गई। सेकुलर स्टेट, इट मीन्स जो हमारी स्टेट है उसका अपना कोई भी रिलीजन नहीं है, बट स्टेट में जो सिटीजन्स हैं, जितने भी लोग रहते हैं स्टेट में, उनको पूरी फ्रीडम है कि वो किसी भी रिलीजन को अपना सकते हैं और किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं। और जो स्टेट है वो किसी को फोर्स नहीं कर सकती किसी रिलीजन को अपनाने के लिए, और रिलीजन के बेसिस पे किसी के साथ कोई भेदभाव भी नहीं कर सकती। और ये जो हमें राइट टू रिलीजन है वो हमें आर्टिकल 25 से 28 में दिए गए हैं।